सर मैं बागेश्वर जिले से आती हूँ। आपके कार्यकाल में वहाँ पर हेलीपैड जैसे अनेक कार्य हुए, लेकिन उस समय पे विपक्ष ने आलोचना भी की थी वेस्ट मनी है। तो एजेंसी सिंह उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड का, तो उस पर कांग्रेस जो है भाजपा पर हमेशा सवाल उठाती है। तो अभी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, तो आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस के शासन में बेटियां सुरक्षित हैं? अंकिता के मामले के बाद ये महिला अत्याचार की घटनाओं का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे होगी, तो यहाँ पे मुकाबला हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है, लेकिन अभी यूकेपी और जो अन्य दल हैं वो भी सक्रिय है। तो कांग्रेस एक गठबंधन के साथ जाएगी या फिर अकेले अपनी दल पर सत्ता को वापस करेगी? देखिए सर मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वो है कपकोट, और सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी चीज़ की है तो कांग्रेस के भीतर बढ़ती अंदरूनी लड़ाई। एक तरफ ललित पासवान जी का बढ़ता प्रभाव दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ हरीश शेखानी जी का मजबूत जनाधार, और अभी दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे वॉइस ऑफ घाटी और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मेहता। उत्तराखंड की राजनीति में कई नेता आए, कई चेहरे बदले, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि जाने जाते हैं अपने संघर्ष, अपनी शैली और जनता से जुड़ाव के लिए। कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तो कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनसे आज तमाम सवालों पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ घाटी पर। सर बातचीत की शुरुआत 2027 से करूंगी। 2027 में आपकी क्या भूमिका रहने वाली? क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़ेंगे या फिर युवाओं को आगे लाकर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय तो सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो इसके लिए मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि मैं कोई भूमिका अदा करूँ, उस काम करूँ, और ताकि कांग्रेस के 40 एक विधायक आ सके कम से कम, और कांग्रेस एक स्थिर अच्छी सरकार बना सके। और फिर मुख्यमंत्री क्या होगा वो देखेंगे, जैसी लीडरशिप चाहेगी, जिस भी व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगी और सब लोग उसके साथ खड़े। सर कांग्रेस संगठन की मैं बात करूं तो पार्टी के भीतर मतभेद और आपके उपवास और नेताओं के बीच खींचतान की चर्चाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, और वहीं सर जो हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह हैं वो नेताओं के साथ और आपकी राजनीतिक समीकरणों की चर्चा भी होती रही सर। तो इसमें मैं सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। कल ही हरक सिंह रावत जी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो आने वाले कुछ दिनों में अपनी सीट को लेकर स्थिति साफ कर देंगे। तो क्या कांग्रेस के सीटों और नेतृत्व को लेकर अभी भी सर असमंजस की स्थिति बनी हुई है? नहीं, कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। और देखिए पार्टी में एक स्थिति के बाद जब आपका एक कद बनता है तो उसको बनाने में पार्टी इन्वेस्ट करती है, पार्टी का योगदान रहता है। तो फिर आप लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे, ये सारी चीज़ें लीडरशिप के ऊपर छोड़नी पड़ती है, और कहाँ से लड़ेंगे इस पर भी छोड़ना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जितने हमारे महत्वपूर्ण नेतागण हैं उनके लिए कौन कहाँ से लड़ेगा उस पर चिंतन कर रही होगी, वो चिंतन कर रही होगी। ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, जिनको लड़ना है ये डिसाइड करना पार्टी का काम है, और पार्टी समय आने पर ये निर्णय करेगी। सर हाल के पंचायत और निकाय चुनाव को आप कैसे देखते हैं? पंचायत चुनाव में तो खुली बेईमानी हुई है। सत्तारूढ़ दल ने, मैं समझता हूँ, पंचायती लोकतंत्र का अपहरण हुआ है। एक प्रकार अपना बहुमत बनाया गया है। तो जो आज की पंचायती व्यवस्था है वो जनमत को जाहिर नहीं करती। जनता की जो वास्तविक भावना है वो पंचायतों को देख करके
अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। मगर इतना मेरा मानना है, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि अब इस समय लोगों के गले गले तक आ गई है। लोगों को लग रहा है महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है, भ्रष्टाचार राज्य के अंदर शिष्टाचार के रूप में दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में कट, हर चीज़ में कमीशन खोरी, हर चीज़ में विलम्ब के नाना प्रकार से जो आम शहरी है, आम उत्तराखंडी है, वो बहुत तिक्त है आज के दिन। पलायन, ऐसा लग रहा है कि पलायन का राक्षस उत्तराखंड को निगल जाएगा। जिस तरीके से गांव के गांव खाली हो रहे, भूता गांव बन रहे हैं, तो उससे जो कल्पना की थी राज्य निर्माण के वक्त में, वो कल्पना खत्म हो रही है। तो पलायन एक बड़ा सवाल है। उस सवाल के से भी बड़ा सवाल आज नौजवानों में, लड़के हों लड़कियां हों, उनमें जो बेरोजगारी पैदा हो रही है, और शिक्षित बेरोजगारी। हमारे वहाँ शिक्षा बहुत है, उच्च शिक्षा भी बहुत है। सौभाग्य से हमने, मेरे कार्यकाल में हमने 24 लड़कियों के लिए ग्रामीण अंचलों में जो डिग्री कॉलेजेस खोले। आज उसका परिणाम है कि महिला ग्रेजुएशन के मामले में हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो बेटियां भी ग्रेजुएट हो रही हैं, नौजवान तो पहले से हो ही रहे थे। अब ये शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ा भारी प्रश्न है। खेती चौपट हो रही है, सुरक्षित आलू, कटखने, बंदर, बाघ, गुलदार, ये सब ऐसे सुअर जो गाँव के लोगों के जाते हो चुके हैं, हर समय एक आतंक सताया रहता है। तो ये इससे शिक्षित बेरोजगारी और जो हमारी कृषि आधारित रोजगार थे वो समाप्त हो रहे हैं। तो उससे और ज़्यादा गरीबी की तरफ लोगों का जाने का डर पैदा हो गया है। यदि ये 5 किलो वाला चावल नहीं मिल रहा होता तो ग्रामीण अंचल में जो है बहुत बड़ी समस्या अभी तक पैदा हो गई होती। लेकिन खेती चौपट हो जाए तो फिर सब कुछ चौपट हो जाता है। तो उत्तराखंड के अंदर धीरे धीरे खेती चौपट हो रही है। ये बड़ी विषम स्थिति है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, बेटियों के साथ और सब सामूहिक और बलात्कार के और सब सामूहिक बलात्कार विवाह हत्याओं की जो हमारे उत्तराखंड के स्वभाव में था ही नहीं, वो सब सुनाई दे रहा है। सर एक सवाल, बहुत संवेदनशील मुद्दा उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड का, तो उस पर कांग्रेस जो है भाजपा पर हमेशा सवाल उठाती है। तो अभी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, तो आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस के शासन में बेटियां सुरक्षित रहेंगी? अंकिता के मामले के बाद जी, ये महिला अत्याचार की घटनाओं का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। अब इससे हमारी गरिमा पे भी चोट लग रही है राज्य के रूप में। हम तो महिला प्रधान, महिला सम्मान, जिस राज्य की अधिष्ठात्री नंदा हो, पार्वती, जिस राज्य के अंदर हर धार में देवी का मंदिर हो, वहाँ बेटियों के साथ ये सब चीज़ें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए अंकिता आज उस स्वाभिमान का जो हमने राज्य के साथ जोड़ा है उसका प्रतीक है, उसका प्रतीक है। तो हम, सरकार कांग्रेस की आएगी तो हमारा पहला वो रहेगा कि अंकिता प्रकरण के जो दोषी हैं उनको कठोरतम, असली दोषी जो है, जो वो VIP आदि आदि की बात आती है, वो मामला हम यूँ ही ख़त्म नहीं होने देंगे, समय के साथ ख़त्म नहीं होने देंगे। जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी हम उस मामले को प्राथमिकता से लेंगे, क्योंकि वो उत्तराखंड के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। सर उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हो अभी, तो यहाँ पे मुकाबला हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है, लेकिन अभी UKD और जो अन्य दल हैं वो भी सक्रिय है। तो कांग्रेस एक गठबंधन के साथ जाएगी या फिर अकेले अपने दम पर सत्ता में वापसी करेगी?
देखिए, हम उत्सुक लोगों के साथ मिल करके साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इस बात का प्रयास किया था और इसीलिए हमने उस सोच को भी अपने साथ जोड़ा कांग्रेस के साथ, जिस सोच के आधार पर उत्तराखंड क्रांति दल दूसरे लोग इनका गठन हुआ था। और हम आगे भी वो सोच हमारे एजेंडे का हिस्सा होगी। हाँ, यदि हमारे साथ चलना चाहें तो हम बातचीत करेंगे और भाजपा को पराजित करना इस समय बहुत आवश्यक है और राज्य के लिए आवश्यक है। नहीं तो राज्य की अवधारणा खत्म हो जाएगी। जिस मकसद से राज्य बनाया गया है उसकी सारी बुनियादों पर आज की सरकार जो है मट्ठा डालने का काम कर रही है। वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो इस स्थिति में हम चाहेंगे कि जो भाजपा विरोधी वोट है वो बढ़े नहीं। सर, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया, लेकिन आपने पहले भी कहा है कि यूसीसी से जो हमारे पारिवारिक परंपराएं हैं उन पर असर पड़ता है। तो सर, अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो आप यूसीसी में बदलाव करेंगे या? देखिए, हम कम से कम जो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला है, हम ये स्वीकार्य नहीं है। हम संस्कार आधारित सनातन पर विश्वास करते हैं और हमारे संस्कार जो वैवाहिक संस्कार हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम चाहेंगे कि उसके अनुसार हो। जो इसमें लिव इन रिलेशनशिप की बात कही गई है उसको हम नकारेंगे, उसको हम संशोधित करेंगे। जी सर, भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। तो भाजपा सरकार ने समितियां भी बनाई, लेकिन अभी भी जनता खुश नज़र नहीं आती है। हाँ, अब तो सब बिक ही गया जी। जो बिकने लायक था अब शायद ही कुछ बचा हो। ये बड़ा खतरा हो गया। इससे दो खतरे हो गए। एक तो हमारे कौन जाने हमारी आगे की संतानें हमसे कितनी काबिल होती हैं, तो उनके लिए हमको ज़मीन छोड़नी चाहिए थी। तो वो ज़मीन हम उनके लिए छोड़ नहीं रहे। और ज़मीन हमारी कौन खरीदा हमको मालूम नहीं है। मिट्टी रहेगी तो परिवेश बचेगा तो संस्कृति बचेगी। और आप ये जो जिस तरीके से ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही है, बिकी हैं, इससे हमारी संस्कृति पर हमला हो गया है। ये संस्कृति के लिए खतरनाक जो उत्तराखंडी संस्कृति थी, जो हमारी विशेषताएं थी, उन पर ये सीधा हमला है। तो भाजपा के शासनकाल में एक ज़बरदस्त पाप हुआ जो 2018 में इन्होंने वो प्रतिबंध हटा दिया ज़मीन खरीदने पर। पहले था कि 250 गज से ज़्यादा कोई गैर उत्तराखंडी व्यक्ति यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो उसको हटा करके कि कोई कितना ही खरीद ले, इन्होंने उत्तराखंड के साथ बड़ा अन्याय किया और हमारे भविष्य के साथ उत्तराखंड के अन्याय किया। सर, अगर मैं युवाओं और सेना भर्ती की बात करूं तो अग्निवीर से युवाओं में काफ़ी नाराज़गी रहती है। तो क्या 2027 के चुनाव में चुनावी मुद्दा बन सकता है? बनना चाहिए। इससे तो अग्निवीर जो योजना है, जिसको अग्निपथ कुछ नाम दिया है, जो भी योजना है, इससे रेजिमेंटल सिस्टम जो हमारा था, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये सब हमारी शान है। इनके साथ हमारा वीरता और गौरव गाथा का इतिहास जुड़ा हुआ है। अब जब ये अग्निवीर से वो रेजिमेंट सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आज देखते होंगे बाज़ारों में तगमे लगाए हुए पूर्व सैनिक आते हैं और गर्व के साथ कहते हैं, मतलब 4 कुमाऊं में था, मैं 9 कुमाऊं में था, मैं फला गढ़वाल राइफल्स में था, फला जगह में था। तो जो गौरव गाथा उनके साथ थी, अब 4 साल की अग्निवीर योजना, इससे तो पूरा कंसेप्ट बदल गया। तो ये अच्छा नहीं किया गया है, ये अच्छा निर्णय नहीं है। और हमने कहा है कि हम पुराने रेजिमेंट सिस्टम को
वापस लाए। सर, आप हमेशा रोजगार की बातें करते हैं और हमने आपकी वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप स्थानीय उत्पाद है, मंडुआ, झंगोरा, ये सब दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ इससे अर्थव्यवस्था बदलेगी? देखिए, ये हमारे अभिमान का वो भी है। अपने उत्पाद, माँ बाप को कितनी खुशी होती है जब उनका बेटा कुछ या बेटी कुछ करती है। तो उसी तरीके से उत्पाद जो है हमारी धरती के बेटे बेटियां हैं, पुत्र संतानें हैं, तो उनको उनकी चर्चा हो और उसमें व्यंजन जो उनसे बनते हैं वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। एक महिला जो है बड़ा गौरव, अपनी रसोई उसकी अपनी गौरव है। तो हमारे जो अन्नपूर्णा है महिला, उसके हाथ का अन्न, उसके बनाए हुए पकवान, उनको प्रसारित करना हमारा कर्तव्य है। कितनी दुख की बात है कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व के हिसाब से, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से, पाक विद्या में जो सैफ शब्द है ये हमारे उत्तराखंड से है। लेकिन एक भी ऐसा व्यंजन नहीं है उत्तराखंड का जो देश की व्यंजन की थाली में हो, जिसका जिक्र हो। गुजरात के समोसे का जिक्र हो जाता है, ढोकले का जिक्र हो जाता है, छोले भटूरे और मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब का जो है आ गया, जो है लिट्टी चोखा जो है बिहार का आ गया, संदेश और रसगुल्ला बंगाल का जो है अब आ गया, इडली डोसा आ गया दक्षिण से। सब जगह जो है ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप ये बता दो, हमारी भरवा रोटी, बेड़ू रोटी कहीं चर्चा में है? नहीं सर। बड़ी मुश्किल से मैं झुंगरे की खीर को उसमें लाया कि वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। तो ये हमारा मिला जुला दायित्व है जो वही उत्तराखंडी जरा सा प्रसिद्ध है। उसका दायित्व है कि अपने यहाँ की कुछ विशेषताओं को दुनिया के पटल पर लाए, लोगों से उसका साक्षात्कार करवाए और उन उत्पादों के साथ लोगों को जोड़े। तो उससे हमारी आर्थिकी भी मजबूत होगी और हमारा पहचान भी होगी। कितना खुश होते होंगे गुजरात के लोग जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है समोसा है, तो कितना खुश होते होंगे। तो गुजरातियों ने अपना समोसा जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुंचा दिया और हम अपने जो है बेड़ू रोटी को और भरवा रोटी को जो है वो अपने होटलों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये है, ये कोई हरीश सावत ऐसे ही नहीं दिखाता है। इसके पीछे एक दर्शन है, एक सोच है, एक चुनौती है, एक समर्पण है। उस समर्पण के कारण मैं इन सब चीज़ों को करता हूँ और इससे आजीविका संवर्धन होता है। आज मंडुआ जो है कहाँ पहुँच गया, झुंगरा क्या भाव मिल रहा है आज जो है। तो जिस समय मैं शुरू में मंडुआ कहता था, लोग मेरी मजाक बनाते थे। लोग कहते थे चंद्रमा पर जा रहे हैं लोग, हरीश रावत मंडुए की खेत की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आज वो मंडुआ जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रिशियस फूड माह के तौर पर पहचान बना चुका है। अब गेठी जो है, हमारे गांव घरों में गेठी होती थी, उसको काट करके जो है भैंस को रजड़ा बना करके खिला देते थे। आज वो गेठी 100 रुपये किलो बिक रही है। मैंने उस गेठी का प्रचार किया, मैंने कहा अब मैं नींबू का प्रचार करता हूँ, दूसरी चीज़ों का करता हूँ, क्योंकि ये उत्पाद है, इससे लोगों की आर्थिकी एकदम से बूस्टअप होती है। अब जिसके वहाँ 100 किलो गेठी हो जाए आज, उसका साल भर का खर्चा निकल आ रहा है। और ये गेठी जो है ये तो बहुत होती है, कुंटलों में हो जाती है, तो होने लग जाए किसी के ऊपर जो है, तो आज 100 रुपये किलो तक बिक रही है। सर, भाजपा के सबसे बड़े चुनावी फैक्टर की बात करूँ तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव रहा है, जैसे केदारनाथ 4 धाम यात्रा। तो कांग्रेस ऐसा मोदी कार्ड को कैसे विरोध? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ उनका चुनावी लगाव ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो, उसमें कोई
वो कौम वो नहीं है। मगर संस्कृति संवर्धन के लिए उसके बीटों की भी तो का भी तो ख्याल करना पड़ेगा। आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, लड़के लड़के हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हमारे रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की तरफ तो ध्यान देना चाहिए। आज भ्रष्टाचार ने उत्तराखंड राज्य बनाने के जो उद्देश्य थे, उस उद्देश्य पे दीमक के तरीके से चाट रहा है भ्रष्टाचार। आम आदमी के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी को इसकी भी तो चिंता होनी चाहिए ना। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी, धर्मांतरण और दंगा रोधी जैसे कानूनों के जरिए एक सख्त प्रशासक कानूनी छवि बनाई है। तो ऐसे में जो आपकी सत्ता है वो कैसे मुकाबला करेगी मतलब सरकार? देखिए, धर्मांतरण विरोधी कानून तो देश में पहले थे, तुम उसको कड़ाई से लागू क्यों नहीं करते? ये तो प्रचार के लिए आप उसको कर रहे हो। नकल रुक गई? हाँ सर। कहाँ है कड़ा कानून? और सबसे बड़ी बात है, नकल विरोधी कानून बना रहे हो और नकल करवाने वाले तुम्हारे माफिया सब भाजपा के लोग हैं। अभी नीट अब पेपर कितनी लीक दुख की बात है कि नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ये दूसरी बार हो रहा है लगातार। जो है देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो है, तो कितना बच्चों के ऊपर उसका कितना विपरीत मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। बड़ी मुश्किल से माँ बाप किसी तरीके से एक परीक्षा के लायक, उन्होंने कहा भैया पास ज़रूर हो जाना रही, नहीं तो आप कहाँ से लाएंगे। वो बच्चे को मालूम है कि ज़मीन बेच करके, क्या बेच करके माँ बाप मेरी कोचिंग करवा रहे हैं, मुझे पढ़वा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और ठीक के मौके पर जो है परीक्षा लीक हो जा रहा है। तो ये सिस्टम, इनके समय में ये सिस्टम फेल हो गया है, फेल हो रहा है। तो इसलिए धामी जी ठीक है, अपनी पीठ ठोकने के मामले में वो कामयाब है, मगर इससे फ़ायदा क्या हुआ? जिन बातों का आपने, जिन कानून का जिक्र किया, मैं एक उत्तराखंडी के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, इससे उत्तराखंड को क्या फ़ायदा हुआ? सर, कोई फ़ायदा नहीं है नहीं, कुछ यदि फ़ायदा हुआ, पेपर लीक हो जाता है तो नकल विरोधी कानून नहीं, इसके बजाय जो है, यदि जितनी बार वो मैंने ये कानून बना दिया कह रहे हैं, उतनी बार उतनी परीक्षाएं करवा देते। हम यूपीएससी बना करके गए, हमने जो है वो बनाया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, हमने भर्ती बोर्ड्स बनाए। इसलिए बनाए कि भर्ती सिस्टम, नौकरियां क्रमशः लोग करते रहे, एक सिस्टम उस काम को करे। तुम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मैंने नकल विरोधी कानून बना दिया सख्त। भैया धन्य हो, जनता सुन रही है तुम्हारी बात। जिस दिन जनता समझ जाएगी तो लोग गंगलोड़ मारेंगे, कहेंगे भाई चुप रहो, ये सब न करो। एक तरफ नकल विरोधी कानून कह रहा सख्त, और दूसरी तरफ नकल करवा रहे हैं तुम्हारे लोग जो है। सर, 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट हारी, तो उसमें आपके बेटे वीरेंद्र रावत जी भी भारी मतों से हारे। तो ऐसे में जब मोदी लहर में आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा सीट नहीं बच पाई, तो आप कैसे दावा करते हैं कि 2027 में कांग्रेस की सत्ता आ सकती है? देखिए, ये कोई चुनाव होते हैं, ये इसमें कोई पारिवारिक प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि अच्छा लड़े वीरेंद्र, और करीब 5 लाख के करीब वोट उत्तरी भारत में मैं समझता हूँ हारने वाले उम्मीदवारों में करीब सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए उन्होंने। आगे कैसे करते हैं, अब आगे देखेंगे सिलसिले। सर, उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संतुलन की बात होती है, जिसमें आप पे सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति के आरोप लगते हैं। तो अभी गढ़वाल में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हाँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ, मुझे तो हरिद्वार का भी, गढ़वाल का भी और कुमाऊं का भी सबका
आशीर्वाद प्राप्त है। थोड़ा सा तराई का विश्वास जीतने का मैंने प्रयास किया था, वो नहीं कर पाया। वहाँ कुछ कमी मुझ में रह गई जिससे मैं उनका विश्वास हासिल नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जो है गढ़वाल, हरिद्वार, कुमाऊँ, ये सब उनका सबका प्यार है हमारे साथ, इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हम पार्टी यदि काम सौंपेगी तो सबको जोड़ेंगे हम। सर, मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वो है कपकोट, और सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी चीज़ की है तो कांग्रेस के भीतर बढ़ती अंदरूनी लड़ाई। एक तरफ ललित फसवाण जी का बढ़ता प्रभाव दिखाई देता है तो दूसरी तरफ हरीश सेठानी जी का मजबूत जनाधार, और अभी दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। तो सर, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, तो समझदारी का काम नहीं कर रहे। जी सर। उनको जिसको मिले उसको जिताना चाहिए। अवसर मिलेगा, दूसरी जगह अवसर मिलेगा। पिछली बार एक व्यक्ति एमएलए बना तो दूसरा जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। तो यदि आपस में लड़ेंगे तो दोनों के हाथ से चली जाएगी। सर, संगठन हालत यदि उनके किसी के समर्थक यदि उनको लड़ा रहे हैं आपस में तो वो बुद्धिमानी नहीं कर रहे, वो समर्थक नहीं है, वो उनके शुभचिंतक नहीं है, तो उनकी दोनों की हड्डियाँ फूट जाएगी। सर, जब संगठन लगातार ये दावा कर रहा है कि 2027 में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, तो क्या कपकोट में इस बार कोई नया चेहरा सामने आएगा या पार्टी 2012 से जिनको टिकट देगी? ये पार्टी आकलन करेगी जी। और पार्टी हमारे दोनों जो नाम लिए दोनों बहुत गतिशील अच्छे नौजवान हैं। पार्टी दोनों को नहीं खोना चाहेगी, किसी एक को भी नहीं खोना चाहेगी। और स्थिति यह है कि इनमें से एक खोएंगे तो दूसरा भी खो जाएगा। तो इसलिए इनको समझ आनी चाहिए कि हम एक दूसरे के पूरक बन करके काम करें, न कि एक के विरोधी। अभी तो बागेश्वर के दोनों नेता बने बैठे हैं और यदि ऐसे ही रहे तो दोनों के हाथ से जाएगी, कुछ और लोग आएंगे आगे। सर, मैं बागेश्वर जिले से आती हूँ। आपके कार्यकाल में वहाँ पर हेलीपैड जैसे अनेक कार्य हुए, लेकिन उस समय पे विपक्ष ने आलोचना भी की थी, वेस्ट मनी है। तो उस वक्त विपक्ष ने आलोचना की थी जो आपके द्वारा विकास कार्य किए गए, हेलीपैड जैसे काम किया। कैसे आलोचना काहे की? कि सर, जो हेलीपैड बनाया था आपने, उसमें विपक्ष ने बोला कि हेलीपैड, हाँ सर, हेलीपैड, उसमें कोई काम जी सर, तो बहुत आलोचना सर, वो कहते आपके कार्यकाल की बात है। में हेलीपैड बना दे रहा है। जी सर, बहुत अब आज इन्हीं के काम तो आ रहे हैं, सब मेरे बनाए हेलीपैड ही तो हैं। अभी वो हमारे बहुत काम आ रहे हैं। एयर स्ट्रिप भी जितनी बनाई है सब मैं बना करके गया, सब काम आ रही है ना। आदमी को आगे के लिए सोचना पड़ता है। अब उस समय भाजपा के लोग ठीक है, अब लोग तो बहुत सारी बातों की आलोचना करते थे, आज वही चीज़ उनके काम आ रही है। मैंने कहा ना, मडुए जिस समय हमने कहा तो उस समय के लीडर आभूषण जो थे वो कहते थे लोग जा रहे हैं मंगल में, चंद्रमा में, हरीश रावत हमको मडुए के खेत में ले जा रहा है। और आज वो मडुआ जो है मैलेट के रूप में जो है, भाजपा भी जय मैलेट कह रही है, मडुआ नहीं कह रही है, मैलेट कह रही है। जी सर। तो इसलिए ये सब चीज़ें चलती है, मगर ये उनका दृष्टिकोण है। हम देखिए, नेता का काम है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे के लिए सोच करके चीज़ों को प्लान करे। तो हमने उस हिसाब से उस तरीके के उत्तराखंड का प्लान किया और उस हिसाब से हमने कदम उठाए। सर, आप खुद को उत्तराखंड कांग्रेस का सद्भावना दूत कहते हैं, लेकिन संजय नेगी के टिकट को लेकर रामनगर से देहरादून तक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, तो इसमें आप पे आरोप है कि आप अपने परिवार की सीट नहीं, पार्टी से कह दिया है हमने, पार्टी निकालेगी सॉल्यूशन। अभी वो कांग्रेस कब ज्वाइन करेंगे? संजय पार्टी के लिए एक अच्छी धरोहर हो सकते हैं भविष्य के लिए, और पार्टी को कोई रास्ता निकालना चाहिए। जी सर। सर, अब परिवारवाद के आरोपों पर सवाल, परिवारवाद के आरोपों पर सवाल है। बात सिर्फ अनुपमा रावत की नहीं है, आपके बेटे आनंद रावत को लेकर भी सस्पेंस बना रहता है। कभी उनके रायपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा होती है, तो कभी हरिद्वार, तो कभी लाल कुआं। तो आप पे आरोप है कि आप अपने परिवार की सीट बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम
परिवार के लोग हैं। आप जब आप राजनीति में होते हैं तो अपने लोगों से संपर्क रखने के लिए, अपना वो करने के लिए पूरे परिवार को भी पूछना पड़ता है। अब हमको इस समय शादी ब्याह में हमने जिले एरिया बांट रखे, भाई तक को लगा रखा है, क्योंकि आप लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दुख सुख में कहीं तो आए, नहीं तो दिखाई दे। तो अब जब आप ये काम करेंगे, सार्वजनिक काम करेंगे, तो आप राजनीति से परिवार को कैसे अलग रख पाएंगे। और फिर परिवारवाद तब है जब आप राजनीति का हिस्सा न हो। अचानक कोई व्यक्ति कहीं सर्विस कर रहा है, कोई और क्षेत्र में काम कर रहा है, और वो आकर के कहे मैं हरीश रावत का बेटा हूँ, आप मुझे एमएलए बनाओ या एमपी बनाओ, तो परिवारवाद है। और यदि वो राजनीति का हिस्सा है, वहाँ के सामाजिक जीवन का हिस्सा है, और उस हिस्से के साथ साथ वो आगे बढ़ता है, तो फिर ये परिवारवाद नहीं है, ये राजनीतिवाद है। तो राजनीति का तकाजा है। अनुपमा ने जिस सीट से कांग्रेस 40 साल से नहीं जीती थी, मैं खुद नहीं जीता था उस सीट से, उसे वो जीत गई, और लड़की है, उसने जिद्द ठान ली और जिता करके ले आई। और मैंने आनंद से भी कहा है, मैंने कहा भाई प्रयास वहाँ से करो जहाँ से कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीती। सर 2027 में आनंद रावत जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले? अब भाई कहाँ से छांट रहा है, आजकल तो पिथौरागढ़ में उधर काम कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। वो अपने ढंग से काम करता है, उसका तरीका अपने काम करने का है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, यदि उसको अवसर मिलेगा तो ही विल बी ए गुड एमएलए, बहुत अच्छा एमएलए होगा। बल्कि जो उत्तराखंड के लिए मेरी सोच और समझ है, उसको आगे बढ़ाने का काम ये बेटी इत्यादि तो उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आनंद उस काम को परफेक्टली कर सकता है, बल्कि मुझसे बेहतर तरीके से कर सकता है। सर हाल के विधानसभा चुनाव पर आते हैं, कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और ऐसे में उत्तराखंड 2027 में वापसी कैसे करने वाली है? हमारे सामने अवसर है उत्तराखंड कांग्रेस के लोगों के साथ। यदि हम 27 जीतते हैं तो इससे देश के अंदर हमारा कद उत्तराखंड कांग्रेस बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें जीतने के लिए काम करना चाहिए। सर और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर 2027 में चुनाव में भी कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाती, तो क्या यह माना जाए कि उत्तराखंड की राजनीति से हरीश रावत युग का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? क्या यह चुनाव आपके राजनीतिक जीवन की करो या मरो की अंतिम लड़ाई है? क्या आपको लग रहा है कि मैं 5-1 साल ही तक चल पाने वाला सिक्का हूँ? अभी तो देख लो, अभी तो मैं बेटा तुमसे ज़्यादा चढ़ाई चढ़ लेता हूँ, हैं? तो क्यों चिंता करो, मैं हारू से घबराता नहीं। लेकिन 27 हमारे एक बड़ा मुकाम है। 27 हमको जीतना है, कांग्रेस को जीतना है। और मैं चाहूँगा कि सब कांग्रेस के लोग अपने आपसी मतभेद भुला करके 27 जीतने को लगे, और केवल अपने लिए नहीं जीतना है, उत्तराखंड के लिए भी जीतना है। नहीं तो यदि कांग्रेस हार गई और 5 साल इसी तरीके की स्थिति रही, तो फिर राज्य अपने बुनियादी उसूलों से निर्माण के बहुत दूर भटक जाएगा। तो उत्तराखंड के लिए भी उत्तराखंड कांग्रेस को जीतना आवश्यक है। ये थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने खुलकर हमारी बातों का जवाब दिया और उत्तराखंड की राजनीति के बारे में भी खुलकर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपने हमें समय दिया। मैं गरिमा मेहता मिलती हूँ एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।